हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम कर रहे हैं आपके स्कूल व्यक्ता टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र जीके की माइनर टेस्ट 12 का एनालिसिस। ठीक है, 12 का शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमें बताया कि हमारा वीडियो हमने अब तक अपने को सोल्यूशन कराया वो कैसे लगे। आज भी हम वैसे करेंगे, कंप्लीट वाक्य सहित प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए इस पेपर का भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आज का पेपर बहुत ही महान व्यक्तियों का पेपर भी था, क्योंकि व्यक्तित्व का टॉपिक आया था इसके अंदर। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आए आपके, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है और डायरेक्ट रिपीट होती है। आप सभी देखोगे तो आप सभी ने अभी तक एग्जाम में दिए हैं, तो आप सभी को पता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और आप वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ था। तो इसी के आधार पर देखते हैं, आज प्रत्येक ऑप्शन को समझते हैं, क्योंकि काफ़ी सीधे डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिकों में से जो आज टेस्ट में थे। तो चलो शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिस दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें और कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगे, और साथ साथ लाइक जरूर करें। देखते हैं आज कितने लाइक करते हो आप, कितना हमारा सपोर्ट करते हो। उस आधार पर ही हम आपके लिए आगे के वीडियो बनाते हैं, आगे के टेस्ट लेके आते हैं। क्या कोई कमी ना रह जाए तो आप कमी जरूर बताया करो कमेंट के अंदर कि इसमें ये कमी रही, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें। आप पर ही निर्भर है पूरा, क्योंकि जैसे जैसे आप बताओगे उतना ही हम उतना सुधार कर पाते हैं। और जितना ज़्यादा सुधार होगा इतना अच्छा सबसे बेस्ट चैनल साबित होगा आपके लिए, और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको लिए उपलब्ध लेकर आएगा ये चैनल। इसी पर हम काम कर रहे हैं, तो आप पर ही डिपेंड करता है पूरा। तो चलो आज शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 12 का। देखिए 12 का पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आया था आपका, चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्न में से गांधी जी के सहयोगी थे। कौन से सत्याग्रह के दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्न में से गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे, ये मैं पूछा है। देखो, इनमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेपी कृपलानी भी थे, महादेव देसाई भी थे, और इनके अलावा भी 3-4 व्यक्ति और थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का संबंध कहीं भी नहीं था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तो ये इसमें शामिल नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन शामिल नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सहयोगी के अंदर 1, 2 और 3 शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चंपारण सत्याग्रह को समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी और क्यों हुई थी, किस प्रकार हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह की बात हुई थी सन 1917 की। अपना जो कौन सा पढ़ रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह है, ये शुरुआत कब हुई थी इसकी हुई थी 1917 का सत्याग्रह है। और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह है, ये तो आपको पता है। इसकी शुरुआत कैसी हुई, पहले तो इसकी पृष्ठभूमि जानो, आपकी शुरुआत कैसी हुई। देखो, आपका लखनऊ का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कौन सा? लखनऊ का अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में क्या हुआ, एक राजकुमार शुक्ल नाम का आदमी था। कौन था? राजकुमार शुक्ल आदमी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, आप सभी को पता है राजकुमार शुक्ल था। और कब मिला था? 1916 में महात्मा गांधी से मिला था। कब मिला था? 1916 में महात्मा गांधी से मिला था। और महात्मा गांधी के से निवेदन किया कि आप चंपारण चलो सर, तो वो चंपारण आए। और चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। और ये गांधी का कौन सा सत्याग्रह था? भारत में पहला सत्याग्रह था, गांधी का पहला सत्याग्रह था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था 1917 का। आप चलो और क्या इफेक्ट बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चंपारण से। देखो, चंपारण कृषि जांच समिति आयोग बनाता है, अंग्रेजों ने एक जांच आयोग बनाया था जिसका नाम क्या था? चंपारण कृषि जांच समिति। चंपारण कृषि जांच समिति। और ये किसकी अध्यक्षता में बना था? ये बना था आपका एफ जी सलाई की अध्यक्षता में। एफ जी सलाई महोदय थे, इनकी अध्यक्षता में जांच आयोग बना था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखो, आपका महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कहाँ पर मिली थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिली थी, महात्मा की पदवी। महात्मा की पदवी और चंपारण सत्याग्रह के दौरान किन्होंने दी थी? इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी इनको। ये किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा की उपाधि दी इनका विरोध। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, आजकल तो हम यही पढ़ते, अब इनका विरोध भी आप याद करो कि चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी का विरोध किसने किया था? विरोध करने वाला वह व्यक्ति कौन था? वो था आपका एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा महोदय थे, जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। यह था आपका चंपारण सत्याग्रह। और सहयोगी मैंने बता दी, इसके अलावा 2-3 सहयोगी और थे, वो आप नोट्स में पढ़ रहे हो।
ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, रोलेट एक्ट के संबंध में से असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन? असत्य कथन पूछा है हमें। रोलेट प्रस्ताव के विरुद्ध गांधी जी की अध्यक्षता में सत्याग्रह की स्थापना हुई थी, सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी। और सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी? 24 फरवरी 1919 की बात है ये। 24 फरवरी 1919 को इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की। तो ये तो आपका सही है। गांधी जी ने इसे शैतान का करतूत बताते हुए निरकुशवादी कानून की संज्ञा दी। कौन सी वादी? निरकुशवादी वादी कानून, ये आपके गांधी जी ने बताया, ये तो भी आपका सही है। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1920 को अपमान व याचना दिवस मनाया गया। अपमान व याचना दिवस तो मनाया गया, लेकिन 6 अप्रैल 1920 को नहीं बनाया गया। कब बनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को बनाया गया था। और हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर 1920 दे रखा है और बनाया कब गया था? 1919 को बनाया गया था। ठीक है। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी को पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल बात राइट है, पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। कब किया गया था? आपका 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके बाद में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी को पता है। तो इसका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके साथ ही ये भी देख लीजिए, रोलेट एक्ट है। रोलेट एक्ट क्या था? सिडनी रोलेट थे। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, सिडनी रोलेट। ठीक है, इसके अध्यक्षता ये कब आया था? 1917 में एक आयोग बना था। 1917 की एक कमेटी थी, इन्होंने इस रोलेट एक्ट को पास किया था 1919 में। लागू कब हुआ था ये, या पास कब हुआ था? 1919 में हुआ था ये। ठीक है, ये एक्ट पास हुआ था, ये भी आप याद रख लेना, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। बाकी मैंने बता दिया, सत्याग्रह सभा हुई थी 24 फरवरी 1919 को, और इसके अध्यक्ष भी कौन बने थे? आपके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे, ये भी याद रखना, गांधी। ये भी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है आपका? निम्न कथन व कारण का पर विचार कर उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। कथन ए दे रखा है, क्या दे रखा है? कथन ए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित किया। बिल्कुल राइट है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित किया था। बिल्कुल राइट बात है ये तो। कारण देखो, गांधी जी का मानना था इससे स्थापित हिंदू मुस्लिम एकता औपनिवेशिक शासन का अंत कर देगी। बिल्कुल राइट है। और इसके साथ ही गांधी जी ने कहा था कि ऐसा मौका हिंदू मुस्लिम एकता का 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। देखो, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, और आर एक किसी भी स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब देखो, खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा जानते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था आपका? जो आपका खिलाफत आंदोलन था वो क्या था? देखो, आपका सेवरे की संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच। कौन सी संधि? सेवरे की संधि। ये याद रखना भाई, सेवरे की संधि हुई थी, और इस संधि के तहत ओटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। कौन से साम्राज्य का? ओटोमन साम्राज्य का। ओटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। और विभाजन करने के बाद खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। कौन सा पद? जो आपका खलीफा का पद होता था, उस खलीफा के पद को समाप्त किया गया। तो ये समाप्त किया तो भारत के मुसलमान नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? भारत के मुसलमान नाराज हो गए, और उन्होंने इसके विरोध के लिए, इसका विरोध करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया? बम्बई के अंदर किया था, मार्च 1919 में। मार्च 1919 में बम्बई के अंदर, कहाँ पर? बम्बई के अंदर खिलाफत समिति का गठन किया। किसका गठन किया? आपके खिलाफत समिति का गठन, समिति का गठन किया। और महात्मा गांधी ने जो इस खिलाफत समिति थी गठन था, इसका जो अखिल भारतीय खिलाफत जो कमेटी थी, इसका जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी की थी। दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था इस समिति का, कब हुआ था? वो अधिवेशन हुआ था आपका 22 से 23 नवंबर, 22 से 23 नवंबर 1919 की बात है। तब ये अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और यहीं से महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल चांस मानते हुए असहयोग आंदोलन में भी इसका जोड़ दिया था। इसको किससे जोड़ दिया था? असहयोग आंदोलन से इसको जोड़ दिया था। एक इंपॉर्टेंट कथन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट कथन यह बनता है कि कौन थे, कौन वह व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो बताया कि जो खिलाफत आंदोलन था इसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना गांधी जी की महान गलती थी। जो आपका खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, यह आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना,
राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। गांधी जी की महान गलती थी। महान गलती थी। किसने कहा था ये कहा था आपके MC चांगला ने। किसने कहा था? MC चांगला मोदी ने। याद रखना, ये ला है MC चांगला मोदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता हो गया। अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी थी, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था आपके नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। खलीफा का पद समाप्त हो गया। ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन करने के बाद सबेरे की संधि में अंग्रेजों ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो ये आपको हमारे भारत में खिलाफत आंदोलन चला था मुसलमानों के द्वारा, और इसके दोनों खत्म सही है, मैंने कारण और रात दोनों सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या था आपका? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान केसरी हिंद व जुल्लू का बोहर पदक दिया? देखो, जुल्लू का पदक और केसरी हिंद पदक जो आपका है, जुल्लू व बोहर पदक है, ये आपको गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के दौरान मिला था, जहाँ पर बोहर युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का बहुत सहयोग किया था। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट के आंदोलन के दौरान तय किया था, या असहयोग आंदोलन के दौरान तय किया था, भविष्य सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान तय किया था, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तैयार किया? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान केसरी हिंद व जुल्लू व बोहर का पदक तैयार किया था? वो क्या था? सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रॉलेट एक्ट हम पढ़ी चुके हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 के अंदर आया था, और क्या क्या विरोध किया था? गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून, न दलील न वकील की संज्ञा भी रॉलेट एक्ट को दी गई है। ये हमने अभी पढ़ा था पहले क्वेश्चन में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन देखो, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, असहयोग आंदोलन, तो ऐसे याद होना चाहिए। ऑप्शन आते हैं असहयोग आंदोलन हुआ, तो इसको याद होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? शुरू हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, फिर इसके साथ ही शुरू हुआ तो ये समाप्त भी हुआ था। तो समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था ये 12 फरवरी। गांधी जी ने कब किया था इसको? 12 फरवरी 1922 को। और जो कांग्रेस की कहाँ से? बारदोली से समाप्त किया था इसको। बारदोली समिति बैठक हुई थी कांग्रेस की, उस बारदोली बैठक में इसको समाप्त कर दिया गया था। कारण क्या था इसको समाप्त करने का? जो कारण बहुत ही था। कारण क्या था कि ये गोरखपुर था, यूपी के गोरखपुर में, यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। कौन सा कांड? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। और ये चौरी चौरा कांड था, ये कहाँ पर हुआ था? आपका गोरखपुर, यूपी की बात है ये। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, वहाँ की बात है। और कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 को। और इसमें क्या किया? पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, पूरी पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। इससे गांधी जी को बहुत बड़ा दुख हुआ, और इसने इसी के दुख होकर 12 फरवरी को गांधी जी ने 1922 को यह आंदोलन समाप्त कर दिया। ठीक, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा कौन सा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद व जुल्लू व बोहर का पदक तैयार कर दिया था, अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है था आपका? क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, गांधी जी की नमक यात्रा निम्न में से किन कारणों का उल्लेखनीय रही है? किन कारणों से उल्लेखनीय रही है? देखो, 3 कारण थे, तीनों कारण हमें दिए हुए, इंपॉर्टेंट है तीनों कारण, और तीनों कारण आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीधे सीधे। ये पहली घटना थी जिसमें गांधी जी को विदेशी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। बिल्कुल राइट है, विदेशी प्रेस थी, व्यापक कवरेज दी। बिल्कुल राइट है। कौन सी? दांडी यात्रा, वो आपकी नमक यात्रा या दांडी यात्रा को पूरी प्रेस के दौरान व्यापक कवरेज दी गई थी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। वो कौन सा आंदोलन था? आपका नमक आंदोलन था। ठीक है, सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। इस सत्याग्रह में आम लोगों की भागीदारी देखकर अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका राज अब अधिक दिन तक नहीं चलेगा। बिल्कुल राइट बात है। इतने लोगों ने शामिल होते हैं आपके नमक सत्याग्रह, अलग अलग देश के। गांधी जी ने दांडी यात्रा की, उसके बाद उन देश के अलग अलग हिस्सों में नमक कानून तोड़े गए, और ऐसे उनको अंग्रेजों को लगा कि ये सत्याग्रह आम लोगों की भागीदारी देकर अंग्रेजों को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि उनका राज अब अधिक दिन तक नहीं चलेगा। तीनों कथन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और तीनों डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं कोर्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, तो हम जानते हैं नमक यात्रा, नमक यात्रा यानी दांडी यात्रा के बारे में। नमक यात्रा या दांडी मार्च,
दांडी मार्च के बारे में। तो दांडी मार्च है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 12 मार्च को इसकी शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से गांधी जी ने, 12 मार्च 1930 को। और ये दांडी तक गए थे साबरमती आश्रम से। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये डेट आ चुकी है। और कितने अनुयायी के साथ निकले थे? 78 अनुयायियों के साथ निकले थे। 78 अनुयायियों के साथ ही दांडी के लिए निकले थे। और दांडी पूछे कभी, यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। कब पूछे थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पूछ के। और यहाँ पर आकर उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। इस दांडी मार्च के बारे में 2 कथन जरूरी है। 2 कथन कौन सा है? तो सुभाष बाबू कथन, सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष बाबू, इनका कथन था। इन्होंने क्या किया था? इसकी जो तुलना है नेपोलियन की एल्बा से पेरिस से की थी। यात्रा की तुलना किससे की थी? इन्होंने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा थी उससे की थी। नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा, पेरिस की यात्रा से की। ठीक है। दूसरा कथन इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्योंकि आरपीसी पैटर्न चेंज कर रहा है तो हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो गांधी जी ने महिलाओं को शामिल किसके कहने पर किया था इस रैली के अंदर या इस आंदोलन के अंदर? गांधी जी ने महिलाओं को शामिल किसके कहने पर किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर। कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी जी ने महिलाओं को इस आंदोलन के अंदर सम्मिलित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च से संबंधित। हमने ये 3 कारण पढ़ लिया। शुरुआत कब हुई थी, कब पहुंचे, कितने अनुयायी थे, सुभाष बाबू क्या कथन था, और महिलाओं को शामिल किसके कहने पर गांधी जी ने इस नमक यात्रा के अंदर किया था, यह भी हमने पढ़ लिया। और बाकी इसके 3 कारण थे, तीनों कारण इसके आपके ऑप्शन में आ गए। तीनों कारण पढ़ लिए हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और यहाँ से ज़्यादा इसके अलावा बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद आते हो जाना चाहिए, याद किया। हाँ, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। के दौरान गांधी जी के दावे, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है को चुनौती इनमें किसने दी थी? देखो ये तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चुनौती दी थी कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो निचली जातियाँ हैं उनका समर्थन नहीं करती, जो निचले स्तर की जातियाँ उनका समर्थन नहीं करती। ये उनका तर्क था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो इन्होंने विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने इस क्या विरोध किया था, ये कहते हुए कि ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सहयोग नहीं करती। किसका नहीं करती? जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनका सहयोग नहीं करती कांग्रेस, तो ये मुस्लिम लीग थी। राज्य रजवाड़ी कहा था जहाँ कांग्रेस का जहाँ राजाओं का है वो वहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती, वहाँ से दूरी बनाई हुई है कांग्रेस ने। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, ये इन्होंने भी विरोध किया था। फिर राजा रजवाड़े को सहयोग का मिला था आपका 1938 का होता ना, सुभाष बाबू ने 1938 में की थी इसके देश था जो हरिपुरा अधिवेशन था, उसके अनुसार हमने जो देशी रियासतें थे उनको भी सम्मिलित किया था कि उनके साथ भी कांग्रेस उतने हक के साथ खड़े रहेगी जितना बाकी रियासत तो जो ब्रिटिश भारत में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार से देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व करेगी। ये 1938 की बात है, ठीक है। उसमें तो राजा रजवाड़े ने विरोध किया था इसका कांग्रेस पार्टी का कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई निर्णय नहीं था। तो यहाँ से उपरोक्त में से सर्वोत्तम विकल्प कौन से है? देखो उपरोक्त से आपका 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका। आप देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो देखो नाम आते ही याद हो जाना चाहिए कि लंदन में होता है। कहाँ पर होता है आपका? लंदन में होता है। तीनों में कहाँ पर होते हैं? लंदन में होते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? रेमंड जी मैकडोनाल्ड। तीनों में ये थे डोनाल्ड, तीनों में प्रधानमंत्री ये थे, ठीक है। कब से कब तक चला था? ये देखो 7 सितंबर 1931 से
और दिसंबर 1931 तक चला था। कब तक चला था? दिसंबर 1931 तक चला था। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से इंपॉर्टेंट क्या बनता है, ये तो आपका वो मिलता है आपका, गांधी जी ने इसमें पहली बार शामिल हुए थे। गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से, फर्स्ट बार कांग्रेस ही पूरी पहली बार शामिल हुई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी एरवन समझौता हो गया था पहले 5 मार्च को 1931 को, फिर गांधी जी लंदन गए थे इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, और इसमें महिला प्रतिनिधि कौन थी भारत की तरफ से? महिला प्रतिनिधि वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखना। और इसे जो गोलमेज सम्मेलन नदी थी, इसका एक इम्पोर्टेंट रहता है आपका 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक प्रशांत कब आया था? 16 अगस्त 1932 को रेमंड जी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रशांत की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, सिर्फ दलितों को अलग चुनाव निर्वाचन प्रणाली में दिया गया था। फिर गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल करने के बाद गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था, पुनः पैक्ट। ठीक है, 26 सितंबर 1932 को हुआ था वो, है ना, पुनः समझौता, पुनः पैक्ट भी बोलते हैं उसको। वो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। फिर 148 सीटें दी गई थी कांग्रेस ने दलितों को, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इसी से जुड़ा हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, क्योंकि सारी घटनाएं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी हुई थी। क्योंकि वहाँ पर अम्बेडकर ने कह दिया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, और इसी का रेमजी मैकडोनाल्ड ने इसी का फायदा उठाकर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। कब की? वो की थी आपकी 16 अगस्त 1932 को। ये डेट भी आपकी पूछी जा चुकी है। तो इसका आंसर तो हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 3। बाकी मैंने इसको समझाने की कोशिश की, बहुत ही अच्छा शानदार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होता उसके संबंध में असत्य कथन में बताना है। देखो, ये सत्याग्रह स्वरूप में सीमित था, प्रतीकात्मक था व अहिंसात्मक था। बिल्कुल राइट बात है। इसमें सत्याग्रह का चुनाव कांग्रेसी कार्यकारिणी द्वारा किया जाता। देखो, कांग्रेसी कार्यकारिणी द्वारा नहीं किया जाता था इसमें चुनाव किया जाता था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, गांधी के द्वारा या गांधी जी के द्वारा किया जाता था। तो हमें क्या बचा था? असत्य कथन बचा। तो असत्य कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो गया। इस सत्याग्रह के कारण जवाहरलाल नेहरू 4 माह की सजा मिली थी। बिल्कुल मिली थी। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। कौन थे जवाहरलाल नेहरू? दूसरे सत्याग्रही थे। अभी फटेंगे, पहले सत्याग्रही कौन था? इस सत्याग्रह का उद्देश्य विश्व युद्ध के विरोध में भारतीयों को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना था। बिल्कुल राइट है। जो विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीयों को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना था, वो किसका उद्देश्य था? आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था। अब देखो, हम जानते हैं आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। जो आपको हम जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी आपकी 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत हुई थी, और ये लगभग 15 माह तक चला था। कब तक चला था? ये लगभग 15 माह तक, लगभग 15 माह तक ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था। और इस सत्याग्रह का देखो 3 सत्याग्रह थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के 3 सत्याग्रह थे। तीनों का नाम याद होना चाहिए आपको, बार बार पूछा जाता है। 3 सत्याग्रह थे। पहला कौन था सत्याग्रह? पहला था आपका विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे। और विनोबा भावे को 3 महीने की सजा मिली थी। ये भी याद रखना, कितने महीने की सजा मिली थी इसके दौरान? 3 महीने की सजा। फिर दूसरे सत्याग्रह कौन थे? पहले तो आपके विनोबा भावे थे, दूसरे थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू, JLN, जवाहरलाल नेहरू थे, और इनको 4 महीने की सजा मिली थी। कितने महीने की? 4 महीने की सजा मिली थी। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे आपके ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये तीनों सत्याग्रही हो गए, और इसकी शुरुआत हुई थी आपको 17 अक्टूबर 1940 को। असत्य कथन क्या हो गया कि यहाँ से कांग्रेसी कार्यकारिणी सत्याग्रह का चुनाव नहीं करती थी। कौन करती थी? महात्मा गांधी जी करते थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। बाकी मैंने बता दिया तीनों सत्याग्रही कौन थे, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की हुई थी। शुरुआत हो उसका उद्देश्य हमने ऑप्शन नंबर 4 देखा। विरोधियों, जो विश्व युद्ध के दौरान विरोध में भारतीयों को बोलने की स्वतंत्रता दिलाना उनका प्रमुख उद्देश्य था सत्याग्रह का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, किनके द्वारा? JLN, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी को लिखे गए पत्रों का संकलन है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स या लेक्चर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम नहीं, बापू और राष्ट्रीय आंदोलन नहीं,
ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स टू गांधी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स थे, जिनका संकलन जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी को लिखे गए पत्रों का संकलन है, वो है आपका ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था? पहला सफल सत्याग्रह मैंने अभी बता दिया, कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था, और कब हुआ था? ये 1917 के अंदर। और इन तीनों का क्रम पूछा जाता है, देखो कौन सा क्रम था। पहले देखो चंपारण हुआ था 1917 के अंदर, इसकी हमने डेट पढ़ ली। 1916 के अंदर जो राजकुमार शुक्ल मिले थे, फिर गांधी जी गए थे चंपारण, और फिर वहाँ पर कृषि आंदोलन, नील की खेती के विरोध में वो आंदोलन था। फिर देखो अहमदाबाद वाला हुआ था 2 नंबर, देखो पहला चंपारण हुआ था, दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद। अहमदाबाद हुआ था आपका फरवरी मार्च 1918 में, फरवरी मार्च 1918। देखो डेट याद रखना, क्योंकि खेड़ा भी मार्च में हुआ था। फिर तीसरा था आपका खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह भी आपका कब हुआ था? आपको मार्च 1918 में गांधी जी इसके अपने हाथों में ले लिया था। और कब लिया था? 22 मार्च 1918 को, डेट भी याद रख लेना। 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन गांधी जी ने अपने हाथों में ले लिया था। दूसरा देखो आपका नागपुर, नागपुर में नाम आ जाए तो याद रखना कि नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें नागपुर अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में, 1920 में हुआ था। और इसमें आपके असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी आपकी, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी थी। देखो नागपुर आ गया तो ऐसे याद कर लेना चाहिए, नागपुर ना आते ही आपको याद होना चाहिए, हाँ नागपुर 1920 में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति दी गई थी, गांधी जी का प्रस्ताव था। और कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई थी। तो हमने तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख ली, और इसका पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी। कौन सी हड़ताल की थी? पहली भूख हड़ताल गांधी जी की खेड़ा सत्याग्रह के दौरान थी भारत में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के आरोप में गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? देखो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का, ठीक है, 1942 में। और कब? 8 अगस्त 1942 को घोषणा की थी भारत छोड़ो आंदोलन की, 8 अगस्त 1942 को। लेकिन 9 अगस्त 1942 को ही गांधी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, 9 अगस्त 1942 को कौन से ऑपरेशन? ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो हावर्स था, क्या था, के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को कब? 9 अगस्त 1942 को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखो भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, तीसरा आंदोलन था वो गांधी जी का। पहला कौन सा था? असहयोग, दूसरा कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा कौन सा आ गया आपका? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इसमें अखिल भारतीय कांग्रेसी कमेटी थी कांग्रेस की, वो थी 8 अगस्त 1942 को, जो आपको मुंबई के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आपकी मुंबई के अंदर। इसमें आंदोलन को स्वीकृति देगी, भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया गया। और मुंबई के ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने नारा दिया था। कहाँ से? ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो नारा दिया था गांधी जी ने मुंबई की ग्वालियर टैंक से। ये भी आप याद रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सरकार द्वारा डाकुओं से जनता की रक्षा के बदले वसूल किए जाने वाले हेडिया कर का विरोध किया था। तो सरकार थी, और ये गुजरात की बात है, और जनता की रक्षा के लिए बदले में वसूल किए जाने वाले हेडिया कर का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, BR अम्बेडकर ने किया था। तो हेडिया कर का विरोध किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस हेडिया कर के विरोध में कौन सा सत्याग्रह किया था? जो आपका हेडिया कर है, इसे हेडिया जो करता इसके विरोध में पटेल जी ने, जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पटेल जी ने कौन सा बरसाड़ सत्याग्रह किया था 1924 में, बरसाड़ सत्याग्रह कब किया था? 1924 के अंदर किया था ये सत्याग्रह। और हार्डिमन नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? हार्डिमन। हार्डिमन ने यह कहा था कि ग्रामीण गुजरात का पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कौन सा था? आपका ये आपका बरसाड़ सत्याग्रह, ग्रामीण गुजरात का
का पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह, सफल गांधीवादी सत्याग्रह। और गांधी जी ने पटेल को, जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसको क्या कहकर संबोधित किया? बौद्ध शब्द का राजा, बौद्ध शब्द का राजा कहकर पुकारा। ठीक है, यहाँ पर देखो सरदार है, सरदार की उपाधि कहाँ पर मिली थी गांधी जी को? बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिली थी, महिलाओं द्वारा दी गई थी ये, बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, ये याद रख लेना, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तब सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पर देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो सरदार पटेल के बारे में आगे 12वां भी। सरदार पटेल के संबंध में निम्न खतरों पर विचार करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया। बिल्कुल बात है, कौन सा नारा दिया था? अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया था, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बारदोली में महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। बारदोली सत्याग्रह देखो याद करना चाहिए आपको, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह है, ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 की बात है। ठीक है, पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट की स्वीकृति दी गई। गांधी इरविन पैक्ट की स्वीकृति दी गई। तो यहाँ पर देखो इसका तुमको समझना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको जो दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं आपको, गांधी इरविन पैक्ट, पैक्ट भी नाम आ सकता है, और इसके साथ में ये भी नाम आ सकता है आपका दिल्ली पैक्ट। ये हुआ कब था? ये हुआ था आपको 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था ये? 5 मार्च 1931 को। जब हुआ था 5 मार्च 1931 में होता। और इसको स्वीकृति दी गई थी कौन से अधिवेशन में दी गई थी? देखो कराची अधिवेशन में। कौन से स्वीकृति कौन से अधिवेशन में दी गई थी इसको? कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन आपका मार्च 1931 में हुआ था, मार्च 1931 की बात है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पटेल जी ने की थी। और इसी अधिवेशन में देखो, कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाई गए थे गांधी जी को। कितने क्वेश्चन जुड़ गए एक से। काले झंडे, काले झंडे क्यों दिखाई गए थे? वो आपकी फांसी हुई थी कहाँ, किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनके जो फांसी हुई थी उसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए थे। और इनकी जो फांसी वाला दिन था उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाते हैं? आपके शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और इनकी फांसी किस डेट को हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि पिछले जो टेस्ट हुआ था एनालिसिस, उसमें हमने बताया था इसको पूरी अच्छी तरह से एनालिसिस। तो ये आप देखो अपने सभी आ गए आपकी, कितना क्वेश्चन था और सभी से कनेक्ट हो गया। ये कितनी डेटें मैंने याद कर ली। तो देखो आपको पटेल की अध्यक्षता यानी मार्च 1931 में कराची अधिवेशन की बात कर रहे हैं। कौन से अधिवेशन की? कराची अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष ने गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया। ठीक है, तो सत्य कथन पूछा था हमें, तो सत्य कथन हमने अभी देखा, तीनों सत्य हो गए अपने। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं हम 13वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये मैं बताना है। देखो सरदार पटेल ने किसी समझौते से इनकार किया जो यातायात, संचार, प्रतिरक्षा व विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। बिल्कुल राइट है, ये तो आपका सत्य कथन है। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट समझौते के तहत रियासत में आज़ादी के पूर्व स्थिति बनाए रखने का प्रावधान था, और ये एकमात्र रियासत के साथ हुआ था। ये एकमात्र रियासत के साथ होता है ये समझौता, एकमात्र रियासत थी, इंपॉर्टेंट बनता है ये। और वो रियासत कौन थी? आप सभी जानते हैं, भली बात ये आपका हैदराबाद। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। बड़े पकड़ बेले थे इसके लिए। ठीक है, बाकी रियासतें एक दूसरा एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट कौन सा था आपका? इंस्ट्रूमेंट। कौन सा था आपका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके साथ सभी राज्य जो रियासतें थी उनका भारत संघ में विलय हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत संघ में विलय। साथ ही बता देता हूँ, दोनों आपको याद होनी चाहिए। रियासतों के भारतीय विलय के कारण पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिल्कुल राइट है, भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष। तो यहाँ पे एक आया देखो, भारत रियासतों के भारतीय विलय के कारण। अब तो रियासतों के भारतीय विलय का कारण आ गया, तो आपको ये होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि रियासतों के विलय में सरदार पटेल का योगदान था। तो यहाँ पर देखो रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? रियासती विभाग
तो रियासत की विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 5 जुलाई 1917 को, सॉरी 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को होती है आपकी रियासती विभाग की स्थापना। और इसके सचिव कौन थे, वीपी मेनन, वीपी मेनन, इसके सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है। पटेल जी की व्यक्तिगत, पटेल गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम 3 सत्याग्रह में थे, बिल्कुल नहीं थे। प्रथम 3 सत्याग्रह हमने अभी पढ़ा, कौन थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और आपके ब्रह्मदत्त, तीनों पढ़ा। तो आपका असंगत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका ये सत्य नहीं है सरदार पटेल के बारे में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। निम्न में से नागपुर सत्याग्रह है, झंडा सत्याग्रह का संबंध कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये भी आपका किससे संबंधित था, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर झंडा सत्याग्रह। देखो नागपुर के बारे में 2 बातें हमने देख ली। एक तो नागपुर जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपके असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी। ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपके एक दूसरे को कनेक्ट करोगे तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। अब देखो दूसरा है नागपुर झंडा सत्याग्रह। ये संबंध आपका 1923 को एक यात्रा निकली थी 1923 में, यानी डेट बता देता हूँ पूरी। और डेट थी आपकी 13 अप्रैल 1923 को, 13 अप्रैल 1923 को। इस दिन क्या होता है, एक झंडा रैली निकाली गई थी। कौन सी रैली, झंडा रैली, जिसे आपको नागपुर झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस रैली में कौन कौन थे आपके, जमनालाल बजाज और पटेल जी थे आपके। एक तो था आपका जमनालाल बजाज और दूसरा थे सरदार जी या पटेल जी, और पटेल जी के साथ ये रैली निकाली गई थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, झंडा सत्याग्रह बोलते हैं। और ये रैली कब निकाली गई थी आपकी 13 अप्रैल 1923 को, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई, ये बताना था। देखो लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1929 को होता है, रावी नदी के तट पर होता है। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी पहली चोट। ये भी आपका लाहौर अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लखनऊ अधिवेशन अप्रैल 1936, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। फैजपुर अधिवेशन 1936 की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। लेकिन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई थी। 1924 में किसके द्वारा की थी, महात्मा गांधी द्वारा। और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी। अभी मैंने बताया था महात्मा की पद्धति किसको, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, किस आंदोलन के दौरान दी थी। ये मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में इसका आंसर दो ताकि आपको याद है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, 15 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्न खतरों पर हमें विचार कर सत्य कथन की पहचान करनी है हमें। तो देखो पहला कथन क्या दे रखा है, नेहरू की अध्यक्षता में हुए लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार द्वारा एक संविधान सभा की का चुनाव की मांग की। बिल्कुल राइट है, ये इनके बारे में सत्य कथन है। अभी देखा हमने लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1936 में, अप्रैल 1936 में। अभी पिछला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू ने गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नजरबंद किया गया। कहाँ किया गया, आपके अहमदनगर किले में नजरबंद किया गया। और यहाँ पर अपनी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, भारतीय खोज नामक पुस्तक लिखी थी अहमदनगर किले में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारतीय खोज पुस्तक जेल में रहते हुए लिखी थी अभी। नेहरू ने लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया था। बिल्कुल राइट बात है, साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ में किसने किया था, नेहरू जी ने किया था। तो तीनों कथन नेहरू के बारे में सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन देखो आपका 1, 2, 3 कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट देखो, और बाकी देखो मैंने एक बताना भूल गया आपका, 1919 वाला तो बता दिया, 1929 लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर देखो क्या हो गया था, यहाँ पर रावी नदी के तट पर होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ। रावी नदी तट लाहौर के अंदर, ये तो आपको पता ही है। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, और एक झंडा फहराया गया था। वो झंडा कब फहराया गया था, देखो 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया, भारतीय स्वतंत्रता का झंडा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मैंने बोल तो दिया था, लिखा नहीं था, अब लिख भी दिया। 16 हो गया अपना, 17 देखते हम। संविधान सभा के सदस्य रूप में नेहरू ने किस समिति की अध्यक्षता नहीं, कौन सी समिति थी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की, वो हमने बताना। देखो संघ समिति की थी, प्रांतीय समिति की नहीं की। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता की थी और राज्य समिति की अध्यक्षता की थी। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी आपकी, वो की थी आपके सरदार पटेल ने। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे आपके प्रांतीय संविधान समिति के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको टेलीग्राम पर भी, बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया क्योंकि पढ़ते नहीं है भाई। तो महात्मा गांधी ने नहीं की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे आपके? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब बने थे ये अध्यक्ष? देखो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, ये आपके कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन थे ना, रामगढ़ अधिवेशन। और ये कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन है, वो कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1940 में। इस टाइम आपको आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया था, और इस 1940 से 1946 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1946 तक। सबसे लंबे और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। 19 क्या था आपका? मौलाना आज़ाद की आत्मकथा है। देखो मौलाना आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम, ये होगी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। इनके अलावा इनकी एक पुस्तक और है जो बार बार पूछी जाती है, कौन सी है? तर्जमान उल कुरान। तर्जमान उल कुरान, इसमें कुरान की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई? कुरान की व्याख्या, कुरान की व्याख्या की गई है। ये बुक बार बार पूछी जाती है। मेरी खानी आपकी जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, आत्मकथा, ठीक है। किनकी? जवाहरलाल नेहरू की। और हिंदुस्तान की एकता और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तीनों बुक किसकी आपकी? जवाहरलाल नेहरू की है। तीनों पुस्तकें नीचे की, वो तीनों पुस्तक किसकी आपकी? JLN, ऐसे याद किया करो, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 19 का भी बता दिया हमने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं 20, मौलाना आजाद के संबंध में सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन है जो मौलाना आजाद के बारे में सत्य नहीं है? तो इन्होंने 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। बिल्कुल लिया। कौन सी? वेवेल योजना थी, उस वेवेल योजना के प्रस्ताव पर विचार के लिए शिमला सम्मेलन हुआ था। किन के विचार के लिए? वेवेल प्रस्ताव के ऊपर विचार के लिए आपका शिमला सम्मेलन हुआ था, ये याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। बिल्कुल, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इन्होंने फतह पाकिस्तान की मांग नहीं की, ये आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब आता है इनका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? 11 नवंबर को। 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 में। ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मौलाना आजाद को निम्न में किस कार्य के लिए शिक्षा मंत्री थे आपके? तो इन्होंने सर्वप्रथम IIT और UGC के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आपकी UGC की संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर एक देख लीजिए, मौलाना आजाद को सर्वोच्च सम्मान जब भारतीय रत्न कब दिया गया था? मुझे याद आ रहा है 1992 में, 1992 में ये दिया गया था उनको सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को तालाब में पानी भरने के अधिकार को लेकर कौन सा सत्याग्रह किया था? बिल्कुल राइट, अम्बेडकर थे, वो दलितों के लिए प्रति जाने जाते हैं आपके बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? देखो, सतनामी आंदोलन नहीं किया था, अणुवत आंदोलन नहीं किया था, और शुद्ध आंदोलन भी नहीं किया था। कौन सा किया था? आपका महार सत्याग्रह, या महार सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको। ये क्या था? 1927 की बात है। 1927 में सत्याग्रह किया था। कहाँ पर किया था? ये कोलबा, महाराष्ट्र में। कोलबा, और कोलबा कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र। सत्याग्रह किया था। और किस तालाब के लिए किया था? ये चौबदार तालाब में पानी भरने के लिए। ये भी याद होना चाहिए आपका, चौबदार तालाब था, इसमें आपके इन जातियों को पानी भरने नहीं दिया जाता था, इनके लिए सत्याग्रह किया था आपका किन्होंने? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। निर्धनों के बैरिस्टर, भारत के मन्नू के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर लिख देता हूँ, निर्धनों के बैरिस्टर, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आज़ादी से पूर्व विधानसभा में विपक्ष के नेता थे? निम्न कौन थे आज़ादी से पूर्व बम्बई से विधानसभा विपक्ष नेता थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से अम्बेडकर द्वारा चलाए गए मंदिर आंदोलन का थे? कौन कौन से मंदिर आंदोलन था? ये हमें पूछा गया था इसमें 24 में। तो देखो, आपका पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 पूना में चलाया गया था। कब? 1928 पूना के अंदर अम्बेडकर द्वारा
पार्वती मंदिर का सत्याग्रह, जब पार्वती मंदिर में प्रवेश नहीं देने दिया जाता था दलितों को, इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। बलराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, बलराम मंदिर जो नासिक में चलाया गया था 1930 की बात है ये। कहाँ पर चलाया गया था? नासिक में मंदिर है ये आपका, नासिक गुजरात। तीसरा देखो आपका अम्बा देवी प्रवेश मंदिर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1927 में चलाया गया था ये, 1927। इसके साथ ही देखो गणपति मंदिर भी चलाया गया था, एक गणपति मंदिर में प्रवेश के लिए, ये भी मुंबई में चलाया गया था, गणपति मंदिर प्रवेश के लिए मुंबई में 1929 में। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ में प्रवेश आंदोलन का इनका कोई समझ नहीं था अम्बेडकर का, तो तीनों में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। देखो, लॉर्ड लिंगनिथिंगोनी ने रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया, बिल्कुल राइट बात है। कब किया था? 1941 के अंदर रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य के रूप में नियुक्त किया। श्रम विभाग में सदस्य रहते हुए इन्होंने न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करवाया, बिल्कुल राइट बात है। न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करवाने का सबसे बड़ा योगदान किसको था? आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। बहुत ही अच्छा काम किया था ये। इन्होंने 1928 में दलित वर्ग की शिक्षा समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दलित वर्ग की शिक्षा समिति की स्थापना की, बिल्कुल राइट है आपका। इन्हें आधुनिक भारत का मनो भी कहा जाता है, और निधनों का बैरिस्टर मैंने पिछले बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन आपके सत्य अम्बेडकर के बारे में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4। ये आपके हो गया भारत की जीके क्वेश्चन। अब आगे आपके मैथ के क्वेश्चन। देखो, इसके पहले 26वां क्वेश्चन और रह गया ना, मैथ के नहीं आएंगे। पहले नवीकरणीय योजनाओं का क्वेश्चन है 26वां। निम्न खतरों पर हमें विचार करना। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, बिल्कुल राइट है। और कितना प्रतिशत उत्पादन करता है कुल ऊर्जा का? देखो, 2,09,445 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है आपकी? 2,09,445 मेगावाट, यानी कुल ऊर्जा उत्पादन होती है उसका 45.3%। ये याद रखना, 45.3% इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा भारत उत्पादन करता है। वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक भारतीय कुल जल विद्युत उत्पादन विगत 2022-23 की तुलना में 10% अधिक रही, बिल्कुल राइट बात है, 10% अधिक रही थी। ठीक है, भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा स्रोतों कम से कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल राइट बात है। और 2030 तक कितना लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट, 500 गीगावाट का, ये भी आप याद रखना। तो आपके कथनों पर विचार करना था, सत्य कथन बताना था, तीनों सत्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखो, क्वेश्चन नंबर 27 पर जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है हमें। तो यहाँ पर देखो, देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जोरथांग असम में स्थापित किया गया, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। देखो, इसके क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउट बता देता हूँ, इसमें मेरे थोड़ा डाउट है। देखो, इस मिशन के तहत भारत में 2047 तक शुद्ध उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है, लेकिन यहाँ बुकलेट में कलाम ने लिख रखा है 2070 तक शुद्ध उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निकाला। देखो, जो इनकी जो डाउट जो आपत्ति निर्धारण आंसर की आएगी उसमें इसका सही आंसर तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर यदि सत्य होता असत्य की जगह, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखो, सत्य मैंने क्यों माना है, देखो बता देता हूँ। इस मिशन का लक्ष्य 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को स्थापित करना है। इसके तहत वर्ष 2030 तक देश में 25 गीगावाट का संबंध अक्षय क्षमता वृद्धि करने के साथ साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 25 गीगावाट नहीं ले रखा, बुकलेट के अंदर 125 गीगावाट दे रखा है। कितना? 125 गीगावाट। तो ये भी आपका असत्य है, बुकलेट के अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो इसमें देखो, कलाम ने तो क्या माना है? असत्य कथन पूछे माना जाए तो कलाम ने तो आपको माना है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन यदि हम यहाँ पर सत्य करते हैं, तो यहाँ पर सत्य पूछे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि बाकी तो तीनों ही असत्य हैं। ठीक है, तो इसका देखो आप देख लेना वापस, आपत्ति आंसर की में। ठीक है, मैंने बता दिया कि 2070 दे रखा है, यहाँ पर 125 गीगावाट दे रखा है, 25 गीगावाट नहीं दे रखा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। राज्य बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु माह कोष का गठन किया गया। इस हेतु निर्धारित बजट क्या है? इस हेतु निर्धारित बजट आपका 3500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है या 2500 करोड़ है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका 3500 करोड़, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो विचार करते हैं। इस योजना का संचालन राज्य बीमा
एवं प्राधिनिधि विभाग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट है। इस योजना के अंतर्गत परिवार में एक से अधिक सदस्य मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपये भुगतान किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। एक सदस्य की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपये दिया जाएगा। एक आंख, दोनों आंख डैमेज हो जाती है तो 2.5 लाख रुपये। ये आप बाकी आप याद कर लेना। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना करंट से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो इसके दोनों खत्म सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इस योजना के में घटक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 रांची से झारखंड से प्रारंभ की गई थी। रांची झारखंड से प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल राइट है। ये पहला कथन था आपका। यह योजना पूर्णतः पेपरलेस और कैशलेस सेवाओं से युक्त है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी बिल्कुल सत्य है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। विश्व की क्या है? सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित योजना, बिल्कुल राइट है ये भी। 3 तो आपका सही है। तो ये योजना अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व नहीं है, इसमें कितने दिन पूर्व है आपके? 3 दिन पूर्व है, 3 दिन पूर्व है। भर्ती होने के 1 माह तक नहीं, भर्ती होने के बाद 15 दिन तक के खर्च को शामिल किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। चौथा कथन है, तो इनमें सत्य कथन पूछा तो 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या दिया हुआ देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये योजना देखो 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। कब हुई थी आपकी? 17 सितंबर 2023 को। 7 वर्षों की अवधि हेतु लॉन्च नहीं, 7 वर्षों की अवधि हेतु लॉन्च नहीं की। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए लॉन्च की गई है। कब से कब तक? ये 2023-24 से 2027-28 तक, ठीक है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, 7 वर्ष दे रखी है। इस योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल राइट है। इस योजना के अंतर्गत टूल किट प्रोत्साहन हेतु 15,000 रुपये तक ई वाउचर उपलब्ध किया जाएगा। कितने हज़ार रुपये तक? 15,000 रुपये तक ई वाउचर उपलब्ध किया जाएगा। सत्य कथन बताना हमें, तो 2 और 3 सत्य हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2021 को या 1 अक्टूबर 2022 को? तो ये शुरू किया गया था आपका 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। और शहरी कार्यक्रम 1.0 ये सभी को पता ही है आपका, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी देखते हैं हम, शहरी या विलेज दोनों में सभी में एक साथ शुरू हुआ था। 1.0 कब हुआ था आपका? गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ये डेट भी याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आ गया ना, 33 देखते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में विचार करते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता। कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप हेतु 21 से 24 वर्ग के मैट्रिक्स व स्नातक पास युवा पात्र होंगे, बिल्कुल राइट बात है ये। इस योजना के अंतर्गत देश की शीर्ष 500 कंपनियों के 12 माह तक की सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, ये भी आपका राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। 2 और 3 सही है। पहला तो आपका गलत हो गया। कौन सी? शिक्षा मंत्रालय नहीं था, आपका कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ देखो आपका ये जो आपका पीएम इंटर्नशिप योजना है, ये 3 अक्टूबर 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, ये याद होना चाहिए। ये कब होता है आपका? देखो ये इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 30 नवंबर 2015 को। कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसका 7वां सम्मेलन था। 7वां सम्मेलन अभी आपका इंडिया के अंदर हुआ, 7वां सम्मेलन। उसी के बारे में क्वेश्चन आया आपका। 7वां सम्मेलन कब हुआ था आपका? ये आपका 3 से 6 नवंबर 2024 और कहाँ पर होता है आपका? नई दिल्ली या दिल्ली अपनी राजधानी के अंदर। ये बात आपको याद होनी चाहिए। देखो इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के नेतृत्व पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से की गई, बिल्कुल राइट बात है ये आपका पहला तो।
दूसरा देखो, इसका उद्देश्य सौर उत्पादन को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन को निर्भरता कम करना, बिल्कुल राइट है। वर्ष 2024 से 26 तक भारत को ISA का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल राइट बात है, ISA का अध्यक्ष चुना गया। और आपका इसका तीसरा महानिदेशक किसे चुना गया है? तीसरा महानिदेशक, उसका नाम क्या है? देखो आशीष खन्ना। क्या नाम था उनका? आशीष खन्ना। आशीष खन्ना, याद रखना भाई, आशीष खन्ना। इसके लिए वर्ष 2024 तक नहीं, वर्ष 2030 तक 1500 मिलियन डॉलर नहीं, 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने? 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और सौर ऊर्जा क्षेत्र जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक 1000। तो ये आपका गलत हो जाए क्योंकि इसमें ये दे रखा है 2040 तक 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं, 2030 तक 1000 अमेरिकी। तो हमें क्या बचा था? असत्य कथन। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय सोलर एक्सपो 2025 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये जयपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? आपका 17 जनवरी 2025 को। 17 जनवरी 2025 को हुआ था ये भारत सोलर एक्सपो 2025, याद रखना, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। ये आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो 36वां क्या है आपका? 2/5 और 7/4 की 2/5 और 4/7 के मध्य परिमेय संख्या बतानी है हमें। किन के मध्य? देखो पहले तो दे रखी है हमें 2/5 और दूसरे दे रखी है हमें 4/7। देखो इनमें आपको समझने की बात क्या है? देखो इनका ये कौन सा आपका हर, नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम? नीचे वाले पद को हर बोलते हैं। देखो हर समान करना है। हर क्या करना है? सबसे पहले बीच की परिमेय संख्या पूछे तो हर समान करना है हमें, हर समान करना है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए समझना जरूरी है क्योंकि ऐसे एजुकेशन उनके लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 2/5 है और इसका हर समान करेंगे 4/7 का। तो देखो इसको तो मैं ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दूँ तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको ऊपर नीचे में 5 से गुणा करा दूँ तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हर समान कैसे हो जाएगा? देखो 7 19 14 इंटू 7 पंजे 35, और यहाँ से देखो 4 पंजे 20 अपॉन 7 पंजे 35, दोनों का हर समान हो गया। ठीक है, तो ये दो संख्या आ गई आपकी परिमेय संख्या, और इनके बीच के मध्य की परिमेय संख्या लगनी। तो इनके मध्य की परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? देखो एक तो 15/35 हो जाएगी, फिर 16/35 हो जाएगी, 17/35 हो जाएगी, फिर 18/35 हो जाएगी, और आपकी 19/35 हो जाएगी। तो हमें क्या पूछा? इनके मध्य पूछा है। तो इनके मध्य तो कौन सी हो जाएगी? इन स्क्वायर इसके मध्य। तो इनके ऑप्शन में देख लो कौन सी इनके मध्य। तो आपकी 17/35 इनके मध्य है। ऑप्शन दे रखा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। 37वां क्या दे रखा है आपका? परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुण संक्रिया होती है। देखो कर्मण्य भी होती है और साचर्य भी होती है, दोनों होती है। तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कर्मण्य में मतलब योग तो क्या होता है? देखो A+B है ना, वो बराबर होता है आपका B+A। और गुणन के लिए क्या हो जाती है आपकी? ये तो योग था। और गुणन में क्या होता है? कर्मण्य में गुणन कैसा होता है? देखो A×B क्या होना चाहिए आपका? बराबर B×A। ये तो आपका कर्मण्य हो गया। साचर्य क्या होता है आपका? साचर्य देखो क्या होता है आपका? साचर्य भी होती है आपकी परिमेय संख्या। कैसे होती है आपकी? देखो इनका योग यानी A+B और +C है, वो बराबर होता है आपका A+B+C के। दोनों सूत्र याद कर लेना भाई। और गुणन के लिए क्या होता है? तो योग के लिए होता है ऊपर, नीचे वाला गुणन के लिए A×B कोष्टक क्रॉस C, ये बराबर होता है A× B×C के। तो आपका आंसर तो क्या गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? देखो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वह होती है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। अर्थात कौन सी हो जाएगी? जैसे आपके √2 है, पाई है, √3 है, ये संख्या किसमें सम्मिलित होती है? ये संख्या आपकी वास्तविक संख्या में सम्मिलित होती है, वास्तविक संख्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो √2 एक वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 38 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। अनुपात रहित दशमलव संख्या का स्वरूप है। अनुपात रहित दशमलव संख्या का स्वरूप है मतलब आपकी जो अनुपात के बाद में लगातार चलती रहती है, कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो शांत दशमलव संख्या नहीं होगी, आवर्ती दशमलव संख्या यानी किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होगी, बार बार अनावर्ती अशांत दशमलव के रूप में चलती रहती है अनुपात रहित दशमलव संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उदाहरण के लिए आप पाई मान लो, उदाहरण के लिए पाई 3.1457 ऐसे चलता रहता है पाई का मान, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 39 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा हमें
11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7, यानी अब कौन सा रूप दे रहे, देखो यहाँ पे दे रखा है हमें a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी वाला रूप दे रखा है। तो ये किसके बराबर होता है, देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 7, तो 11 में से 7 के तो कितने बचे आपके 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखो 41 देखा 2 इंटू 0.8 का बार दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 इंटू 0.8 का बार दे रखा है। इसका हल होगा, तो इसका हल कैसे करेंगे हम, इसका हल करेंगे देखो 2 इंटू 8 का बार देख रहा है, 8 को 8 रखें और जिस संख्या पर बार है पॉइंट क्या दे उसके नीचे भाग में कितना देते हैं हम, 9 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं 9। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बटा 9। तो 16 में 9 का भाग दो तो कितने बार जाएगा, 9 एकम 9, पॉइंट कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। 7 में 9 का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे हम, तो पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो गया। 70 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 संते 63, फिर 7 बच गई, 0 आ जाएगा, 9 संते 63, 9 संते 63 और ये चलता रहेगा ऐसे। तो इसको क्या देखो संख्या बार बार आवर्ती हो रही है तो इसके ऊपर क्या लगा दूँ 1.7 का बार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो संख्या बार बार आवर्ती होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और पक्का मिलेगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो 13/41 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6 दे रखा है। ठीक है, मैथ वाले बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा कैपिटल हो जाता है क्योंकि उनका ये फटावा नहीं रहता। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो ये देखो आपकी 2 की पावर 7 और 5 की पावर 6 इनकी पावर सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की पावर हो जाएगी। तो इसको सेम करने देखो यहाँ पर 2 की पावर 7 है, यहाँ पर 5 की पावर भी कितनी बनानी है हमें 7 बनानी है। तो यहाँ पर देखो 1341 को और 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6 ऊपर नीचे 5 से गुणा करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अपनी ये संख्या वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 1341 इंटू 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू देखो आधार समान न तो घातें जुड़ जाती है तो 6 रे कितना हो जाएगा आपका 7। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको 5 से गुणा करूँगा तो 5 एकम 5, 4 पंजे 20, 2 5 3 15, 2 17 और 5 1 6। आप देखो ऐसे कर सकते हो आप। इसके ऑप्शन में देखो आपका ऊपर ये आएगा 67.5 आएगा। तो देखो 67.5 ऑप्शन इसमें दे रखा है चौथे में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन पर भी आपको पता रहना चाहिए। बाकी देखो क्या आ जाएगा आपका 6705 बटा इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 की पावर 7 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6705 अपॉन 5 दूनी 10 की पावर 7, यानी हमें पॉइंट लगाना है 7 बिंदु छोड़ के, नीचे 7 जीरो है तो 7 बिंदु छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 0 लगा देता हूँ पहले 0.000। तो ये रहेगी और 4 ये रहे अपने, तो 6705 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9999। कौन सी हो जाएगी 9999। तो 9999 भाग दो आप, 3 का जाएगा, 3 का कितने बार जाएगा 33, 3 3 बार जाएगा, फिर 3 का जा रहा है कितने बार 1 1 1 1 बार, फिर 3 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 11 का जाएगा, 11 एकम 11 और 0 जाएगा और 11 एकम 11 101, फिर आपका 101 में जाएगा। तो हमें क्या बचा विभिन्न अभाज्य संख्या। विभिन्न अभाज्य संख्या देखो विभिन्न अभाज्य संख्या बची, चाहे देखो ये 3 2 बार आ रहा है लेकिन हम कितना लेना है 1, क्योंकि विभिन्न अभाज्य संख्या बची तो 3, एक तो 3 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, यानी टोटल कितनी हो जाएगी कुल 3 हो जाएगी। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ये 3 4 को गिन लेते हैं, कितनी 4 हो गई, तो आंसर कर देंगे आपको ऑप्शन में 4 भी मिलेगा, तो आंसर कर देंगे 4 हो गई। लेकिन देखो जो संख्या सेम आ रही है ना उसको सिर्फ एक बार ही काउंट करनी है, एक बार काउंट करनी है, एक बार लेना है, याद रखना। जो संख्या 2 बार आ जाए, जिस संख्या में 2 बार भाग जा रहा है लेकिन अभाज्य संख्या चाहिए विभिन्न, तो उसको संख्या में जैसे 2 इंटू 2 आए तो उसमें से आपको सिर्फ 2 ही एक लेना है। ठीक है, 3 इंटू 3 आ जाए तो उसमें से केवल 3 ही एक लेना है, वो होती है अभाज्य संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 2, 3 संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। ये भी आपको समझना जरूरी है। देखो क्या दे रखा है हमें, देखो 36.343 यानी 43 बार दे रखा है, तो यानी 43 बार बार आ रहा है भाग 7। तो देखो ये क्या होता है इसमें जो देखो पहले क्या लिखते हैं पूरी संख्या लिखते हैं, जो बार वाली इसकी बात करूँ पहले तो लिखते हैं पूरी संख्या, ठीक है, उसमें से घटाते हैं बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या घटा देते हैं उसमें से, और बट्टे में क्या करते हैं जिसमें पर बार है, जिस पर बार हो
उसके लिए तो 9 लेते हैं, और पॉइंट ही आगे जिस पर बार नहीं है उसके लिए क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये इनका फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको सोल्व करो, क्या दे रखा है देखो 36.343.343 और 43 पर बार दे रखा है, भाग 7 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो पहले मैंने क्या बताया, पूरी संख्या, ये पूरी संख्या लिखो कितनी आगे जाएगी 36,343 माइनस बिना बार वाली संख्या देखो 363 है, कितनी है 363, 3 है 6 और 3 है, ठीक है, बटा देखो बार कितनी संख्या पर है, 2 संख्या पर, 4 और 3, 2 संख्या पर बार है तो दोनों लो, और पॉइंट क्या कि बार किस पर नहीं है, केवल 3 पर नहीं है, तो A0 लगा दो। ये भाग में है तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, भाग में तो आ रहा है 7, ठीक है। अब देखो इसमें से घटाएंगे हम, देखो 36,343 में घटाओ, जो 3 में से 3 गया तो 0 आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, ठीक है। अब 12 बचे, 12 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 9 बचा, और 6 5 बचेगा और 3, 35,980 बटा 990 इंटू 7, तो यहाँ से देखो 0 से 0 चला जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35, 9 में 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौक 28, यानी कि हमें देना है 514 में 99 का भाग, और 514 में 99 का भाग देंगे तो 99 का देखो एक बार तो पूरा पूरा चल जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बार, फिर आपका पॉइंट आ जाएगा, फिर 9 एक का बार, 9 एक बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका .19 ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5.19 का बार 99 का भाग देने पर। तो देखो ये कौन सा आ जाएगा आपका 5.19 का बार, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखो यदि ए 2 अंकों की अभाज्य संख्या है और अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या, यानी ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है, जो ए और बी है दोनों कैसी आपकी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, और ए को बदलने पर बी प्राप्त होता है, और हमें दिया हुआ है ए बड़ा होना चाहिए बी से, और ए माइनस बी यानी दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 36, तो ए प्लस बी कितना होगा ये हमें बताना है। तो मान लेता हूँ पहली संख्या हमें पता नहीं है, तो पहली संख्या अपनी मान लेता हूँ ए है, वो तो है अपनी एक्स वाई, और इनका क्रम बदलने पर दूसरी संख्या आ जाएगी, हमें प्रश्न में दिया देखो अंकों का आपस में बदलने पर, तो बी क्या आ जाएगा क्योंकि वाई एक्स, और हमें क्या दे रखा है ए माइनस बी बराबर 36। अब ऐसी संख्या देखो जिनका ए का मान वो हो अभाज्य संख्या और उसको विपरीत उल्टा करने पर उनका अंतर 36 है, तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो ऐसी संख्या हो जाएगी आपकी ए बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 73, अभाज्य संख्या 73, और बी बराबर हो जाएगा आपका ए 73 है तो इसका उल्टा करो एक्स वाई, यदि ए बराबर 7 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 7, ये हो जाएगा 37। यहाँ पर देखो ए बड़ा भी है बी से, क्योंकि ए तो कितना 73 और बी कितना 37, तो इस कंडीशन को पारोगे। अब देखो ए माइनस बी 36 आ रहा है, तो ए कितना आपका 73 और माइनस करो 37, तो देखो 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6, और 5 में से 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, ठीक है 36, तो इनका अंतर 36 आ रहा है। तो ए तो कितना हो गया आपकी 73 और बी कितना हो गया आपका 37, और यहाँ पर देखो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 73 प्लस 37, तो 7 और 3 10, और 7 और 3 10 और 11 110 आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। यदि 9 की पावर x बराबर 243 की पावर 11 है, रूट 11 1/11 हो जाएगी x का मान है, तो हमें क्या दे रखा है 9 की पावर x और 243 की पावर दे रखी है हमें 1/11 ये दे रखी है। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 5 क्या होती है आपकी, 3 की पावर 5 होता है आपका 243, देखो 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और 3 की पावर 5 करने के लिए 81 को गुणा करो 3 से, ताकि कुछ आर्ट्स वाले बच्चों को पता नहीं होता ये चीज़ें, थोड़ा बता देता हूँ। तो 3 और 8 24 243 आ गए, तो 3 की पावर 5 की पावर होती है 3। तो यहाँ से देखो ये कैसा होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 2x, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और कोष्ठ में 1/11 है बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर 5/11। आप देखो इस चीज़ का जाना, देखो दोनों तरफ आधार समान हो तो घातें क्या होती है बराबर होती है, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 5/11। तो x बराबर पूछा था तो हमें क्या जाएगा 5, इधर देखो गुणा में तो इधर किसी में आएगा भाग में, तो 11 दूना 22, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/22 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं देख लो आप ना, यहाँ पर देखो 9 की पावर 8.6 दे रखा है, तो और इस पर देखो 8 की पावर 8.6 दे रखा है, तो यहाँ पर इसको लिख लो 8 की पावर 8.6, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 की पावर 3.3 दे रखा है, 3.9 दे रखा है, 8 की पावर 3.9 दे रखा है, और यहाँ पर देखो 9 की पावर 3.9 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको लिख देता हूँ 72 की पावर 4.4 और बराबर दे रखा है हमें 72 की पावर x। हमें क्या पूछा है x का मान पूछा है। यहाँ पर देखो
घाते समान है तो यहाँ पर देखो इनको आपस में गुणा करके एक जगह घात लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 8 की पावर 8.6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 की पावर 3.9 और ये हो जाएगा आपका 72 4.4 और 72 की पावर x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 इंटू 72 कितना होता है 9 इंटू 72 यानी 72 की पावर 8.6 इंटू 72 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 72 की पावर x। आप देखो आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जोड़ो तो 72 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 बराबर 72 की पावर x। अभी बताया मैंने क्या बताया अभी मैंने इक्वेशन के तौर पर यदि दोनों तरफ आधार समान है तो घातें क्या होती है बराबर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 बराबर x। तो यहाँ पर देखो 6 9 15 15 4 19 एक लगी 8 1 9 9 और 3 12 12 4 16 और एक अंक से छोटे पॉइंट है तो आपका कितना आ जाएगा 16.9 x। तो x का मान आ जाएगा आपका 16.9। तो आंसर देखो 16.9 किस में आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक की पावर x बार बी की पावर y बराबर c तो c की पावर z बराबर a तो x y z का मान पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो एक की पावर x बराबर b दे रखा है तो x बराबर a बराबर कितना हो जाएगा b की पावर 1/x हो जाएगा। दूसरा देखो क्या दे रखा है हमें b की पावर y दे रखा है बराबर c तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा आपका c की पावर 1/y हो जाएगा। तीसरा दे रखा है c की पावर z बराबर a तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा a की पावर 1/z। इनको आपस में गुणा कराएंगे तो a b c बराबर क्या हो जाएगा a की पावर देखो ये हो जाएगा ए बी सी बराबर तो इसको क्या लिख सकता हूँ बी की पावर 1/x और यानी कि पूरा साथ ही गुणा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो समान ए बी सी की पावर 1/x y z हो जाएगा। तो ये देखो आधार इसकी पावर कितना हो जाएगी 1 तो आधार बराबर दोनों तरफ तो घातें बराबर हो जाती है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/x y z। तो यहाँ से x y z का मान पूछा था तो किसके बराबर हो जाएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट ग्रेड में आता है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। तो क्या दे रखा है 3 की पावर x प्लस 8 दे रखा है। आप देखो 27 है तो 27 दे रखा है तो 3 का क्या होता है क्यूब कितना होता है आपका 27। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब लिख सकता हूँ और इसके गुणा में कितना है 2x प्लस 1। तो यहाँ से देखो 3 की पावर x प्लस 8 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 2x प्लस 1 ठीक है। तो देखो आधार दोनों तरफ बराबर है घातें बराबर हो जाती है तो x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 3 कोष्टक 2x प्लस 1। तो यहाँ से देखो x प्लस 8 बराबर 3 को अंदर 3 दूनी 6x और प्लस 3। तो यहाँ से देखो 8 में से 3 चला जाएगा इधर आएगा तो माइनस 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 और इधर जाएगा तो 6 में से x गया तो कितना बचा 5x। तो x बराबर कितना आएगा आपका 1। x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आपका मान पूछा था आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c है। हमें वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स 1/a प्लस 1/c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c है इसको k के बराबर मान लो किसके बराबर k के बराबर। तो x की पावर a बराबर k है तो x बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/a ठीक है। y की पावर b बराबर k है तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका k की पावर 1/b हो जाएगा। z की पावर c बराबर k है तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/c। तो x का मान आ गया y का मान आ गया z का मान रखो किसमें इसके अंदर। तो इसके अंदर मान रखेंगे तो y का मान क्या है आपका k की पावर a/b का होल स्क्वायर। z का मान क्या है आपका k की पावर 1/c और x का मान क्या है आपका k की पावर 1/a। यहाँ पर देखो गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा k की पावर 2/b। यहाँ पर देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है तो k की पावर क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/a। अब हमने कितनी बार बता दिया ये कि दोनों तरफ यदि आधार समान हो तो घातें बराबर होती है। 2/b बराबर क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/a। हमें क्या पूछा ये पूछा 1/a प्लस 1/b बराबर मान कितना तो 2/b आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा हमें 1/a प्लस 1/c बराबर 2/b। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। ये आपके मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आगे। शारीरिक विकास के क्षेत्र देखो शारीरिक विकास से इसके 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र है 4 क्षेत्र। देखो आपका मंडल भी है
मांसपेशियों में वृद्धि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी है। और चौथा कौन सा आपका शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, ये आपके 4 क्षेत्र है शारीरिक विकास के। तो इसमें तीनों दे रखे हैं, तो कोट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। क्षेत्र में तीन तो ये सम्मिलित है, चौथा मैंने बताया दिया शारीरिक संरचना जो आपको दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा कथन असत्य, कौन सा कथन असत्य है हमें बताना। शेषावस्था में शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा नहीं होता, बाल्यावस्था में होता है धीमा। कौन सी अवस्था में होता है आपका, बाल्यावस्था में होता है। शेषावस्था में क्या होता है आपका, दूरगामी होता है, तीव्र होता है या दूरगामी भी आ सकता है इसकी जगह, दूरगामी या तीव्र। तो आपका सत्य कथन तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। बाकी देख लीजिए, जन्म के समय शिशु का लगभग 217 हड्डियां होती है, बिल्कुल राइट बात है। अस्थिरीकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में समाप्त हो जाती है, बिल्कुल राइट बात है। किशोरावस्था में सिर का आकार पूरे शरीर का 1/8वां भाग होता है। और जो अस्थिरीकरण की प्रक्रिया है वो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को पहले होती है। किनकी पहले होती है, बालिकाओं की पहले हो जाती है। लड़कियों की जल्दी जो होता है आपका किशोरावस्था में और अस्थिरीकरण विकास जल्दी समाप्त होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण नहीं है। तो लिखना भी है, पेंटिंग बनाना भी है, चित्रात्मक पहलुओं को जोड़ना भी है, लेकिन दौड़ना नहीं है। दौड़ना किसका आपका कौशल है, ये आपका स्थूल चलन कौशल है। कैसा आपका स्थूल चलन कौशल, स्थूल चलन कौशल है कौन सा, दौड़ना। दौड़ने के साथ जैसे आप और भी कूदना भी आ सकता है या उछलना भी आ सकता है। ये आपके स्थूल चलन कौशल से संबंधित है और 3 वर्ष तक ये प्रक्रिया होती है स्थूल चलन कौशल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, किशोरों की हड्डियों में बाल्यावस्था की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। रंग में नहीं दिखाई देता, कार्य में नहीं, विकृतियों में नहीं, संगठन में परिवर्तन दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। कौन सा हो जाएगा, संगठन परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार, देखो एरिक्सन है, इनका सिद्धांत कौन सा है आपको, मनोसामाजिक, और इनके अनुसार इको सहायक है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड कौन से क्वेश्चन था, 2022 का क्वेश्चन है आपके फर्स्ट ग्रेड। यदि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है तो फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया था। ये इसका आंसर था अभिवर्तियों एवं कौशलों को सीखने में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 55 का। नेक्स्ट देखिए, और एरिक एरिक्सन देखो मनोसामाजिक सिद्धांत में कितनी अवस्था बताइए, 8 अवस्था बताइए। 8 अवस्था याद कर लेना, क्योंकि 1% पक्का आएगा एरिक एरिक्सन में, 100% आता ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, 3 से 6 वर्ष तक का आयु प्रसार एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है, कौन सी अवस्था से संबंधित है ये बताना था हमें। तो ये 2018 में आया था सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन। विश्वास बनाम अविश्वास से संबंधित है, नहीं। 3 से 6 वर्ष एरिक मनोसामाजिक के सिद्धांत किस अवस्था से संबंधित, 3 से 6 वर्ष है, वो संबंधित आपकी पहल बनाओ अपराध बोध से। किससे, पहल बनाओ अपराध बोध से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, पहचान भ्रांति अवस्था के दौरान विकसित मनोसामाजिक शक्ति है। प्रेम नहीं होता, कर्तव्य प्रेम नहीं होता, बुद्धि नहीं होता है, या देखभाल होता है। तो कौन सा होता है आपका 57 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्तव्य प्रेम। तो प्रेम है, प्रेम कौन सी अवस्था में होता है आपका, 6ठी अवस्था। जो आपकी 8 बताइए, जो एरिक्सन ने कितनी बताई है, 8 बताई थी हमें, उसमें 6ठी कौन सी थी, 6ठी थी आपकी घनिष्ठता एवं अलगाव, घनिष्ठता एवं अलगाव। इसमें कौन सा आपका विकास होता है, अलगाव, आपका प्रेम होता है, ठीक है। देखभाल है, देखभाल कब होता है, जब देखभाल कौन सी अवस्था थी, 7वीं अवस्था थी आपकी, कौन सी, जननात्मक बनाम स्थिरता, बनाम स्थिरता। और आपकी बुद्धि है, बुद्धि कौन सी होती है आपकी, संपूर्णता बनाम अथासा, संपूर्णता बनाम अथासा। एरिक्सन की 8 अवस्थाएं हैं, उनमें आपकी क्रमता था। बुद्धि आपकी मनोसामाजिक शक्ति विकास होती है आपकी बुद्धि, संपूर्णता बनाम अथासा, और ये 8वीं है आपकी, ठीक है। 4 तो मैंने बता दिए, पर 4 आप और याद कर लेना पीछे की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की व्यवस्था नहीं है। देखो वीर पूजा भी है, विरोधी मनोदशा भी है, और भाव प्रधान जीवन भी है, लेकिन राष्ट्रजम है, ये आपकी मनोसामाजिक संवेगात्मक विकास की किशोरावस्था की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, ब्रिजेश का मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ब्रिजेश के बारे में पूछी जाती है। 5 वर्ष के विकास के अनुसार बालकों में उल्लास और प्रेम का भाव है, वो 5 वर्ष में नहीं आता, 3 वर्ष में नहीं आता, 18 माह में तो ईर्ष्या आती है, सबसे अंतिम उल्लास ये आता है ईर्ष्या। 12 माह में आपका आंसर हो जाएगा, कब आएगा आपका उल्लास में प्रेम का भाव, 12 माह का हो जाएगा बच्चा, तब आएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा लिखा है, कॉल एंड बुर्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। देखो सामाजिक परिपक्वता एवं उत्तरदायित्व का भाव भी होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है,
यानी आकर्षण होना शुरू हो जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी होती है। द्वंद्व व संघर्ष के भाव का अभाव नहीं होता। यह द्वंद्व व संघर्ष का भाव रहता है किशोरावस्था में, यहाँ पर अभाव दे रखा है तो इस कारण ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट रुचि पर विस्तार भी होता है। तो 61 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा एक आंतरिक कारक नहीं है जो बाल्यावस्था के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? आंतरिक कारक पूछा, कौन सा कारण? आर्थिक कारक। देखो सामाजिक स्वभाव भी है, आनुवंशिकता भी है, बुद्धिमत्ता नहीं, तकनीकी कारक है वो आंतरिक कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य किशोरावस्था का? कौन सा कार्य जो विकासात्मक कार्य किशोरावस्था का? देखो ठोस भोजन को लेना सीखना नहीं, लैंगिक अंतर समझना नहीं, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनना, ये कौन सी अवस्था से संबंधित है? आपकी किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। ब्रॉन फेन बेनर के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य का भाग है, कौन से सांस्कृतिक मूल्य का भाग कौन सा है? ये हमें पूछा गया है। लघु मंडल का, मध्य मंडल का, बाह्य मंडल का या वर्त मंडल का? तो 64 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वर्त मंडल का भाग है। सांस्कृतिक मूल्य भाग है कौन सी का? वर्त मंडल का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सामाजिक विकास चलता है जीवन पर्यंत चलता है। सामाजिक विकास कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आगे। क्या क्वेश्चन आपका? देखो चेंज द नरेशन ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस। चेंज द नरेशन चेंज करना है फ्लोइंग सेंटेंस, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। नवीन सेड आई विल बी वेटिंग हेयर। नवीन है और सेड आई विल बी वेटिंग हर। तो कौन से टेंस में दे रखा है आपका? देखो पास्ट टेंस में दे रखा है ये, तो पास्ट का चेंज हो जाएगा। देखो नवीन वांटेड टू वेंट हेयर, हेयर नहीं आएगा, हेयर चेंज हो जाएगा देर में। किस में हो जाएगा आपका? देर में। हेयर है किस में चेंज होगा आपका? देर में चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो पहला तो इसके कारण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो डेट विल भी नहीं आएगा, ये वुल्ड में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? वुल्ड में हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में है ना आपका। विल की जगह क्या आ जाएगा आपका? वुल्ड आएगा। यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा, कौन सा आएगा? बी वर्ग आएगा। तो आपका आंसर कौन सा बचा आपका? देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 नवीन सेड दैट ही, ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार आता है ही। नवीन, नवीन क्या है आपका? ही हो जाएगा। वुल्ड, विल का वुल्ड, बी वेटिंग दियर, हेयर किस में बदल जाएगा आपका? दियर में बदल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 66 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। आई सेड ओ, ओ का मतलब आश्चर्यजनक है। क्या आपका? आश्चर्यजनक का भाव आ रहा है, क्या मतलब होता है? आश्चर्य, आश्चर्य का भाव, आश्चर्य का भाव। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? आई एक्सलेंड एक्सक्लाइमेड विथ वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है आपका? वंडर का मतलब होता है आश्चर्य का भाव। वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य आ जाएगा पर, आश्चर्य का भाव आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बाकी वंडर नहीं आ रहा आपका, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या था आपका? सी सेड डू यू नाउ स्पेनिश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो देखो कौन सा बन रहा है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये आपका। सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग होगा आपका? इफ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इफ का प्रयोग होगा, डेट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दो तो ऐसे कैंसिल हो गया आपके। सॉरी, डू की जगह क्या होगा? इफ का प्रयोग होगा। तो डू नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखो दो तो ऐसे कैंसिल हो गया आपका। ये डू आ रहा है दोनों में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? सी आस्क्ड, आस्क्ड आएगा, सेड नहीं आएगा क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आ जाएगा आपका? सी आस्क्ड दैट इफ आई न्यू स्पेनिश। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है, डू क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो रहा है, तो इफ का प्रयोग करते हैं हम। किसका प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या आपका? देखो 69 है आपका, द टीचर सेंड आई वाज बिजी विथ माई फैमिली। तो इसका क्या आ जाएगा? देखो द टीचर सेंड, तो यहाँ तो ये भी आ जाएगा, एक्सक्लेमेंट नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। द टीचर सेंड ये आ जाएगा, देखो द टीचर सेंड यहाँ तक। तो फिर आएगा आपका डेट, फिर आपका द टीचर से हो रहा है तो क्या आएगा आपका? ही आएगा, यहाँ पर ही आएगा। और वाज आ रहा है तो वाज, वाज में नहीं आएगा, किस में बदल जाएगा? परफेक्ट में। तो वा हैड बीन आएगा, क्या आएगा आपका? हैड बीन बिजी विथ हिज फैमिली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। राधा सेड टू मी आई विल डू इट नाउ नेवर। नाउ और नेवर
ठीक है। नाउ किस में चेंज होता है आपका, देन में चेंज होता है, और नेवर। तो इसका आंसर जो कलाम ने क्या बना है, इसका मैं तो डाउट में था, खुद भी डाउट में यूज़ किया, क्योंकि देन नाउ है, देन में चेंज हो जाता है, तो इन दोनों में से आ सकता था। मैंने तो इसने किया था पहला, दूसरा, लेकिन कलाम ने बनाया आपका। देखो डब वुल्ड, विल किस में, वुल्ड में चेंज होगा, तो आपका वुल्ड हो जाएगा, क्योंकि डू तो नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और इसका आंसर माना कलाम ने ऑप्शन नंबर 4, राधा टोल्ड मी दैट सी वुड नेवर डू इट। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, रीना सेड टू हिम हु आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पर देखो WH वर्ड से शुरू हो रहा है वाक्य, कहाँ से हो रहा है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले होती है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले होती है, लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच में रखें तो सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिख देते हैं ना। तो WH वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका, रीना आस्ट हिम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रीना आस्ट। WH वर्ड की WH वर्ड ही आ जाता है, तो हु आ जाएगा। तो इनमें तो डेट आ रहा है, तो डेट तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हु आ जाएगा। फिर रीना के अनुसार ही आ जाएगा, ही वॉज लुकिंग फॉर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, ही सेड ही टुक टी इन द मॉर्निंग। ही सेड ही टिक द मॉर्निंग, द टुक द वो कौन सा आपका पास्ट सिंपल है, कौन सा आपका पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में वाक्य। तो यहाँ पर किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट सिंपल किस में जाता है आपका, पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपका ही सेड डेट ही हैड टेकन, किस में जाएगा आपका, ही हैड टेकन आएगा, हैड टेकन टी इन द मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 72 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, डायरेक्ट क्वेश्चन 73 से 75, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर गिवन वर्ड। हमें क्या बनना है, सिनोनिम पर्यायवाची बताना है। जाइगेनेटिक है क्या आपको, इसको क्या बोलते हैं, जाइगेनेटिक बोलते हैं। का अर्थ क्या होता है आपका, विशाल या बहुत बड़ा, विशाल या बहुत बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोलोजल। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोलोसल। कोलोसल का मतलब भी क्या होता है आपका, विशाल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, टेंटेटिव है क्या आपका, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, अंदाजन, क्या होता है, अंदाजन। तो इनमें से कौन से में होगा आपका, कन्फर्मेड, ऑफिशियल, फाइनल या एक्सपेरिमेंटल। क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा आपका, प्रयोगात्मक। इसको क्या बोलते हैं, या तो प्रयोगात्मक होता है या इसका अंदाजन भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 75 और आपका माइनर टेस्ट 12 का लास्ट क्या है, क्रिज्मा। क्रिज्मा है, क्रिज्मा का अर्थ क्या होता है आपका, करिश्मा होता है। क्या होता है, करिश्मा। ठीक है, तो इसमें देखो आपका क्या होता है, ग्लैमर, एक्सपेरिमेसिव, नोइसी या उगली। तो क्या हो जाएगा आपका, ग्लैमर। जो आपका ग्लैमर है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैमर। ग्लैमर का अर्थ क्या होता है आपका, जादू, और जादू क्या होता है, करिश्मा तो होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा आज का माइनर टेस्ट 12 कंप्लीट कर लिया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिस दोस्त ने, वो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। कल अगले संडे को या होगा आपका माइनर टेस्ट के 13, फिर आपका माइनर टेस्ट 14 और 15, फिर आपका मेजर होगा, फिर 3 फाइनल होंगे आपके। यानी अभी भी 7-8 टेस्ट और बचे। फाइनल में और ही अच्छे शानदार से पूरा सिलेबस का और ही अच्छे से समझेंगे, शानदार तरीके से प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे, ताकि पूरा सिलेबस हम कवर कर पाएँ। इतनी शानदार बेस्ट क्लास देने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये कैसी लगी क्लास, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सके, देख सके और उन तक भी हम पहुंच सकें। हर क्लास को पहुंचाना आपका कर्तव्य है। साथ ही कमेंट में कोई भी कमी रही ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। और इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। 1.5 घंटे का पेपर होता है, इस प्रकार से समझना होता है, इसलिए इसमें टाइम दिया जाता है 1.5 घंटे का। और बिल्कुल 1.5 घंटे में हमने समझते हुए पूरा पेपर करने की कोशिश की है। तो 1.5 घंटे कम नहीं होते आपके लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।